नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाएं, मास्क जरूर पहनाएं। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसे हमने नाम दिया है #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 अपने सभी व्यूअर्स से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इसके साथ ही सबसे बड़े दंगल की शुरुआत कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। आज उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक के 6 जिलों में 45 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, नादिया, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान की सीटें शामिल हैं। 2016 में इन 45 विधानसभा सीटों में 33 पर टीएमसी, 5 पर कांग्रेस, 4 पर लेफ्ट और 3 सीटों पर दार्जिलिंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी का इन 45 सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। ये कहानी है 2016 की। दक्षिण बंगाल की 32 सीटों में उत्तर 24 परगना और नादिया जिले की सीटों पर मतुआ समुदाय और अल्पसंख्यक वोट काफी अहम हो जाते हैं। तो लोकसभा में बढ़त के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद, लेकिन इन 45 सीटों में 22 सीटें ऐसे जहां पर मतुआ समुदाय निर्णायक, 13 सीटें ऐसे जहां मुस्लिम निर्णायक। 2016 में जीजेएम और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा था। इस दफे जीजेएम और टीएमसी साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार इन 45 सीटों के नतीजे क्या रहते हैं। जैसा मैं लगातार बता रही हूँ कि 21 सीटें दलित लोगों के फैक्टर के जरिए बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित सिंह उत्तर 24 परगना के कमहटी विधानसभा से हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, जहां पर मदन मित्रा है टीएमसी की तरफ से और बीजेपी के राजू बनर्जी के बीच मुकाबला है। मदन मित्रा को कुछ शिकायतें हो रही थी, उन शिकायतों का भी जिक्र अमित कीजिएगा और साथ ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ भी दिखाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल पृथ्वी। मदन मित्रा को शिकायतें हो रही थी क्योंकि मदन मित्रा लगातार मूवमेंट कर रहे थे और चुनाव आयोग ने यह नियम बनाया हुआ है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी मूवमेंट करना है तो उन्हें तुरंत पहले अपने सुरक्षा गार्डों को उस बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि किन किन बूथों पर जाएंगे, किन किन रास्तों के जरिए जाएंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बीते 4 चरणों में जिस तरीके से हिंसा हुई है, जिस तरीके से कई कैंडिडेट के गाड़ी के शीशे टूटे, जिस तरीके से हमने बीते चरणों में देखा कि जिस तरीके से लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी के शीशे टूटे, कैंडिडेट पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसे रोकने के लिए, उस हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया। तो जाहिर तौर पर यह शिकायत मदन मित्रा की थी। अब फिलहाल ये जो शिकायत है वो दूर हो गई है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं मतदान करने के लिए यहाँ सुबह से ही वो घरों से अपने बाहर निकले हैं और लगातार इस तरीके से मतदान के लिए वो बूथ के अंदर, बूथ के बाहर, सड़कों पर लाइनों में यहाँ पर इस तरीके से खड़े। जितने भी लोग अपने घर से बाहर निकले हैं वोट देने के लिए, वो सभी लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं। वहाँ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड है, जिस तरीके से कैमरे को देखा गया तो यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड है वो लगातार जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन जो ये आम लोगों को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं पूरे देश से और खासतौर से पश्चिम बंगाल से, अगर जिस तरीके से बीते कल आंकड़े आए हैं, तकरीबन 7000 के आसपास कल आंकड़े आए हैं, कोरोना के मामले आए हैं, 26 लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर तौर पे ये लोगों को ही देखना पड़ेगा, लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिस तरीके से लगातार अपील हो रही है। तो ये आलम है। ये भीड़ जरूर दिखाते रहिएगा और इस भीड़ की जगह जब जो वोट प्रतिशत आएगा वो भी हम जरूर व्यूअर्स से साझा करेंगे। अभी हम रुक कर लेते हैं चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, दार्जिलिंग के किस हिस्से में आप इस वक्त हैं? बिल्कुल, देखिए दार्जिलिंग के हम पहाड़ी जो इलाका है उसके निचले हिस्से में पहुंचे हैं और अभी यहाँ पर बिमल गुरुंग हैं जो चीफ हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के, उन्हीं के ऑफिस पर पहुंचे थे। अभी वो अंदर मौजूद हैं और उनसे बातचीत हुई कि लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है इस बार यहाँ भी बदलेगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि इनका इशारा
किस तरफ था। और अभी जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ भी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, अभी भी बारिश हो जाए। लेकिन एक चीज देखने को जरूर मिला है कि जहां इससे पहले हम जिस बूथ पर मौजूद थे वहां पर वो एक नजीर है जो सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए लोग वहां पर दिख रहे हैं। और खास तौर पर जो लोग खुद पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए वो तो उत्साहित हैं ही हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चेतना भी है कि अगर हम पास खड़े होकर वोट करते हैं। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है जैसे पहले आ रही थी। हम उम्मीद करेंगे दोबारा जुड़े तो बहुत साफ आपकी आवाज सुनाई दे, क्योंकि आपकी हर जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर आ रही है बंगाल के उत्तर 24 परगना से। मनी खान विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर वोट डालने के लिए पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें टीएमसी का एक कार्यकर्ता मतदाता का कॉलर पकड़कर उसे धमकाता नजर आ रहा है। देखिए अब ये हाल हो गया है, धमकाकर वोट डलवाने पड़ रहे हैं, ये आलम हो गया है। और ये आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है, जिसका वीडियो इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। ये पूरा मामला 5वें चरण के मतदान के दरमियान सामने आया है। उत्तर 24 परगना, यहाँ पर 16 सीटें आती हैं। आशिका इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो बंगाल की तस्वीर आ रही है ये बेहद निराशाजनक है कि वोट के दिन एक मतदाता जो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है उसका कॉलर पकड़ा जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि देखो इस पार्टी को वोट देना और उस पार्टी को वोट मत देना। और ये आरोप लग रहा है टीएमसी पर। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक मतदाता का कॉलर पकड़ा जा रहा है। इस वीडियो में ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी का एक कार्यकर्ता मतदाता का कॉलर पकड़कर उसे धमकाता हुआ दिख रहा है। देखिए और वो जो धमका रहा है उसने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। आशिका 16 सीटें आ रहे हैं, आशिका के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले अमित ये तस्वीरें बस देखना बाकी रह गया था। बाकी हिंसा की, गोली चलने की, सब कुछ तो हमने देख लिया था। अमित जी हाँ बिल्कुल, इस तरीके का आरोप बीजेपी टीएमसी पर हमेशा लगाते आई है और ये तस्वीरें बयां कर रहा है कि किस तरीके का माहौल है। चुनाव आयोग भी इसको लेकर काफी गंभीर था और शायद इसलिए चुनाव आयोग जो है वो बीते दिनों इसको लेकर बैठक भी की थी, क्योंकि मतदाताओं को धमकाने का आरोप एक जगह से नहीं कई जगहों से लगाए गए और बार बार ये लगाए गए थे। चुनाव आयोग से बाकायदे बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की थी कि मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कॉलर पकड़ के किस तरीके से धमकाने का यहाँ पर आरोप है और आरोप बीजेपी की तरफ से टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं कि यहां पर इसको वोट दीजिए, फलाने को वोट मत दीजिए। तो इस तरीके का आरोप जो लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने इस बाबत पिछले दिनों बैठक भी की थी कि किसी भी तरीके से हिंसा ना हो, किसी भी तरीके से मतदाताओं को धमकाया ना जाए। लेकिन जो यहाँ तारीफ करनी होगी मतदाताओं का प्रति, वोटरों की तारीफ करनी होगी कि वोटर जो है सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से बीते 4 चरणों में हमने हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखा था, ठीक वही आज भी देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन से लेके युवा से लेके महिलाएं से लेके हर कोई जो आकर अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन यहाँ पर मौजूद है। चाचा ये बताइए मुद्दे क्या क्या है आपके इलाके के? मुद्दा हम क्या बताएं, मुद्दा क्या है तो हम बोलने नहीं सकते। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं? हाँ ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो वोटर है वो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो ये धमकाने का मामला सामने आया, जो विजुअल्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस बाबत चुनाव आयोग ने काफी सख्ती दिखाई थी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर बैठक भी की थी। तो जाहिर तौर से जब हम इस विजुअल को दिखा रहे हैं तो जो लोकल प्रशासन जो है जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। जी और ये तस्वीरें बिल्कुल भी लोकतंत्र में गवारा नहीं की जा सकती है। लेकिन किस तरह से कौन सी पार्टी को क्यों ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो इतिहास के आंकड़े हैं वो किस ओर इस बार के चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये समझने के लिए, सियासी समीकरण को और गहराई से जांचने के लिए हम सीधे चलते हैं प्रशांत के पास। प्रीति, जो तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित दिखा रहे हैं उत्तर 24 परगना में क्या हो रहा है, किस तरह से धमकाया जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ आज हो रहा है? इतिहास क्या रहा है? अगर हम उसके सियासी इतिहास को समझना चाहें तो रुख करते हैं इन 45 सीटों की ओर जहां आज चुनाव होने जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की वो 45 सीटें हैं जहां 5वें चरण में आज मतदान हो रहा है। 2016 की ये तस्वीर की 32 सीटें टीएमसी के पास, इन 45 सीटों में 10 सीटों पर लेफ्ट, लेकिन इसमें आंकड़ा कांग्रेस का 5 और 5 लेफ्ट का है। अब इसके अलावा बीजेपी जो 10% के आसपास वोट लेकर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी, अब इस चुनाव में 2019 में जो तस्वीर बदली थी वो क्या हुई थी?
बीजेपी के पास 22 सीटों पर बढ़त थी, 45% के आसपास उन्हें वोट मिले थे, टीएमसी के पास 41%। लेकिन जो सबसे समझने वाली बात है वो ये कि अब इस समय जो चुनाव हो रहा है 5वें चरण का, वो सबसे अहम कि उत्तर 24 परगना एक जिला जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं आज होने वाले चुनाव में, और ये 16 सीटें आप देख पा रहे होंगे हमारी इस मैजिक वॉल पर। सबसे बड़ी विधानसभा लेकर यह जिला है उत्तर 24 परगना का। इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर हम समझ लें कि यहां का इतिहास क्या कहता है सियासी, उत्तर 24 परगना में जब 2011 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो टीएमसी ने इन 16 सीटों में से 12 सीटें जीत ली थी। 52% वोट इनके पास आया था, लेफ्ट के पास 4 सीटें थी, 38%। लेकिन साल 2016 का जब चुनाव हुआ तो कैसे यह समीकरण बदला, टीएमसी के पास 14 सीट, लेफ्ट के पास 2 सीट रह गई थी। लेकिन 2019 नरेंद्र मोदी के नाम पर जब चुनाव बीजेपी ने लड़ा था तो क्या हुआ था, चमत्कार बीजेपी को देखने मिला था। लेकिन यहां क्या हुआ था, 16 सीटों में इस लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर टीएमसी की ही बढ़त थी। बीजेपी जो लगातार ऐसी सीटों पर अपनी बढ़त बना रही थी, इस उत्तर 24 परगना जिले में जहां 16 सीटें हैं, आज मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का, बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही बढ़त बना पाई थी। 14 सीटों पर टीएमसी का कब्जा लगातार बरकरार दिखाई दिया था। लेकिन इस पर गौर करने वाली बात है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। यहां समझना होगा कि मुस्लिम वोटर कितनी निर्णायक भूमिका में हैं इस उत्तर 24 परगना की 16 सीटों पर। आप इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, 16 सीटों में से 8 सीटों पर उत्तर 24 परगना में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे लाते हैं उत्तर 24 परगना में, बहुत बड़ा जिला है, आज का सबसे बड़ा जिला जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 2011 में टीएमसी के पास 5 सीट थी, लेफ्ट के पास 3, बीजेपी के पास कुछ नहीं। 2016 का जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ, इसमें मुस्लिम मतदाताओं ने जो भूमिका निभाई, 8 में से 7 सीटें टीएमसी को दी, लेफ्ट के पास सिर्फ 1 सीट थी। 2019 पर सबको गौर करने की जरूरत है। बीजेपी जिस पर सबसे ज्यादा गौर करती है कि क्या यह चमत्कार उन्हें देखने मिला था 2019 के चुनाव में। 8 की 8 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा था 2019 के चुनाव में। ऐसे में जबकि मोदी लहर चल रही थी देश भर में, ये वो इलाका है उत्तर 24 परगना का जहां टीएमसी ने अपनी मौजूदगी बरकरार रखी थी, और इसीलिए टीएमसी यहां सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, टीएमसी वो सीट आज भी हासिल करेगी। और इसीलिए कई ऐसी घटनाएं जहां पर घमासान देखने को मिल रहा है। प्रीति, इसीलिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लग रहा है कि वो मतदाताओं के कॉलर पकड़ रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर ये आरोप सही है तो समझ आ जाना चाहिए कि इस बार का चुनाव टीएमसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। वहीं बंगाल के पूर्व बर्धमान में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता को पीटने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे थे। मारपीट के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता को गंभीर चोटें आई और इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा खून खराबा इन तस्वीरों में है, जो आप तक पहुंचेगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये आज पश्चिम बंगाल की सच्चाई है। वो सच्चाई जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक कायम है। लेकिन बीजेपी वो पार्टी जो अब ये दावा कर रही है, खुद गृह मंत्री अमित शाह जब कैंपेन कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये हिंसा का आखिरी चुनाव है बंगाल में। इसके बाद जिस तरह बीते वर्षों में आपने हिंसा देखी है वो हिंसा नहीं होगी। लेकिन वो क्या तब मुमकिन हो पाएगा जब बीजेपी को बढ़ चढ़कर मतदाता वोट करेंगे। क्या ये संदेश देना चाहते हैं अमित शाह कि आपको बदलाव करना होगा अगर आप इस हिंसा को नहीं चाहते हैं? ऐसे में टीएमसी कितनी तैयार है इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनजर? इधर पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से आरएसपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार नंदी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो इस सीट से संयुक्त मोर्चा के समर्थन पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन वो कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। वो बंगाल चुनाव के दौरान कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले दूसरे उम्मीदवार हैं। यानी कि इसका सीधा संदेश आम आदमी को ये ले लेना चाहिए कि आपने सावधानी अगर नहीं बरती, मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, आप किसी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए, तो फिर कितना भी रुतबा हो, कितना भी आपका पॉलिटिकल पावर हो, कितना भी पैसा हो, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता यह है कि आप अपनी सुरक्षा को, अपनी सेफ्टी को खुद सुनिश्चित करें।
प्रदीप कुमार नंदी का निधन कोरोना की वजह से हुआ। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। और सबसे बड़ा दंगल की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोरोना का भी अपडेट आपके लिए जानना, समझना, देखना जरूरी है। ऐसे में अब जानकारी आपको कोरोना से संबंधित, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रखे जाने की अपील की, जिस पर उन्हें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात भी की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इस पूरे कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, इस बात की अपील उन्होंने की है। 2 शाही स्नान हो चुके हैं, अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, उन्होंने कहा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़ी ताकत देगा कोरोना से लड़ाई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज बात हुई है फोन पर। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संत गण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए और इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। और कुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर भी हुआ है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान किए जाने की बात कही। उन्होंने लोगों से कुंभ में स्नान के लिए भीड़ नहीं जुटाने की अपील की और कहा कि स्नान के लिए आने वाले लोग कोरोना नियमों का भी पूरी तरह पालन करें। स्वामी अवधेशानंद गिरी पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब क्या देते हुए लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए और नियमों का निर्वहन करें। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर कोरोना से ही संबंधित। दरअसल जानकारी आ रही है कि देश भर में कोरोना से कोहराम तो मचा ही हुआ है। कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद वहां सख्ती बढ़ा दी गई है। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक करीब 11 बजे यानी कि अब से ठीक 55 मिनट बाद शुरू होगी। कई राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़ने को लेकर बैठकों के दौर के लिए सोचा समझा जा रहा है। ऐसे में हर्षवर्धन 11 बजे 55 मिनट बाद ये बैठक करने वाले हैं। उस पर वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि कई राज्यों से इस तरह की भी जानकारी आ रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र से जिस तरह से बेतहाशा केसेस बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने ये तक कह दिया है कि भाई अगर हालात इस कर्फ्यू से नहीं सुधरे तो लॉकडाउन जैसा पुरानी स्थितियों में था विचार करना पड़ सकता है। और देश भर में कोरोना के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,34,692 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं कोरोना की वजह से एक दिन में 1,341 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो प्लीज कृपया करके आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे ऐसे में आप दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। आप मास्क लगाएंगे, आप उचित दूरी बनाए रखेंगे तो लोगों से संपर्क कम रहेगा, लोग भी आपसे बचे रहेंगे और आप भी लोगों से बचे रहेंगे। और इस तरह हम अगर प्रयास करेंगे तो कोरोना के जो आंकड़े 2,34,000 केसेस तक पहुंच गए हैं, ये धीरे धीरे कम होंगे और ये आपका एक छोटा सा सहयोग, एक बड़ा योगदान हो सकता है। चलिए अब दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में क्या हाल है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है और इस दौरान पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कुछ पुलिस वाले वहां से जाने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी दिखे हैं जो बिना काम के घर से निकल पड़े हैं, उन्हें पुलिस वालों ने लौटा दिया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उन वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं
और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरह से लोग कार्ड चेक करा रहे हैं अपने। ये गाड़ियां भी लगी हुई हैं। दरअसल 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना के जिस तरह से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं। बीती रात 10 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया था, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं वो अंदर से कुछ कार्ड दिखा रही हैं। कुछ ही लोगों को अनुमति है, मेडिकल से जुड़े हुए लोग हों, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हों, मीडिया की गाड़ियां हों, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिनको वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी गई है। तो वही चेकिंग दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर देखी जा सकती है। यहाँ देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। क्या बात कर रहे हैं, क्या पास है क्या इन पे? अच्छा, बैंक कर्मी है। देखिए किस तरह से यहाँ चेकिंग की जा रही है। देखिए ये अपने बैंक का कार्ड दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में इनको अनुमति है। तो इसी तरह से एक लंबी फहरिस्त है जिनको छूट दी गई है। ये देखिए दिल्ली पुलिस की कर्मी हैं, उनको छूट दी जा रही है। तो वो तमाम लोग पहले से ही निकल रहे हैं जो इस छूट के दायरे में आते हैं। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। तो कोरोना को अगर हराना है तो फिर ये जो कर्फ्यू वीकेंड में लगा है दिल्ली के लोगों को जरूर अपनाना चाहिए। इस बात की अपील करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी कोरोना का हाल जानने के लिए और कोरोना को लेकर लोगों में कितनी चिंता है उस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष दीक्षित जुड़ रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से लाइव, और साथ ही जावेद मंसूरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं लाइव। जावेद, अभी आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर में आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले आपका आशीष रुख कर लेती हूं। डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि अगर हालात काबू नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। जरा इसमें बताइए और क्या क्या जानकारी आ रही है सामने। साफ तौर पर प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि कल महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो करीब 63,000 मामले सामने आए, जिसमें 398 लोगों की मौत हुई। करीब 400 लोगों की मौत एक दिन में कोरोना के वजह से होती है। फिर भी लोग हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के एलटीटी टर्मिनस स्टेशन पर, और अब मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो यात्री हैं जो अपने गाँव की तरफ निकल रहे हैं। कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उससे इनका रोजगार रुक गया है, जिस वजह से ये लोग अपनी गांव की तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मैं जावेद मंसूरी का रुख कर लेती हूँ। जावेद, वीकेंड कर्फ्यू कितना असरदार दिख रहा है दिल्ली में? उन्हें क्यों मार रहे हैं? देखिए प्रीति, सड़कों पर हम जब घूम रहे हैं तो वाहनों में कमी जरूर नजर आ रही है। बाजार बंद हैं, बड़े बाजार बंद है, लेकिन हमारी मौजूदगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर हमें आमतौर पर देखिए जो यात्री हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो एक लॉकडाउन के खतरे की वजह से, कर्फ्यू के खतरे की वजह से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं? झारखंड जा रहे हैं सर, कंपनी बंद हो गई। कंपनी कहाँ काम करते थे आप? कॉल सेंटर में गुड़गांव। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई है, और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे हैं। क्यों? काम मंदा हो गया। काम मंदा हो गया। देखिए एक और ग्रुप बैठा है जो मोतिहारी जा रहा है, इनसे अभी हम बात कर रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के डर की वजह से लोग जा रहे हैं। आप बताइए कहाँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप सब वो क्यों जा रहे हैं? सर हम लोग जा रहे हैं मोतिहारी। हाला हो गया है कि लॉकडाउन ला गया। अच्छा, इसी चलते हम लोग भाग के जा रहे हैं। तो ये सब लोग एक ही ग्रुप से हैं आप? हाँ, ये सब। आपको भी डर लग रहा है कि कहीं पिछले साल जैसे हालात न बन जाए? पिछले साल भी आप लोगों को जाना पड़ा था क्या? पिछले साल तो हम लोग नहीं गए, सर लॉकडाउन में हुई थे। अच्छा, लेकिन अभी घर में शादी इसलिए जा रहे हैं। आपके घर में शादी इसलिए जा रहे हैं। देखिए ये आप बताइए कि पिछले साल और इस साल के हालात में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है या ऐसी हालात बनते नजर आ रहे हैं? ऐसा ही हालात है तो लॉकडाउन में। अच्छा, तो पिछले साल भी आप लॉकडाउन में गए थे बाहर घर पे? हाँ, घर पर गए और इस बार भी? देखिए ये ग्रुप है यहाँ पर जो कह रहा है कि काम और लॉकडाउन की जो एक आशंका है उसके चलते ये लोग निकल रहे हैं। मैं आपको जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आपको
बहुत लोग ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग लॉकडाउन की आशंका की वजह से जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ग्रुप ऐसे जरूर नजर आ रहे हैं जो इस आशंका के चलते यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए प्रीति, हमने वो दर्द लोगों का पिछले साल देखा था, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम उसी दौर में पहुंच रहे हैं। लोग वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में चल ही रहा है। पिछले साल लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, उनका दर्द भी हमने देखा। तो कुछ ऐसे ग्रुप भी नजर आ रहे हैं जो इसी डर के साथ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर स्थिति खराब होती है तो फिर इनको पिछले साल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये तस्वीर दिल्ली में इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। जी, पलायन का दर्द और कोरोना का डर दोनों ही ऐसा लग रहा है इतिहास दोहरा रहा है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, उससे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारियां कोरोना संबंधित। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान जगह जगह पुलिस वाले तैनात नजर आए, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। रात में भी कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर घूमते नजर आए। क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं समझ से परे है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी छोटी सी मदद कितना बड़ा काम कर जाएगी। इतना बड़ा इस वक्त पेंडेमिक का दौर चल रहा है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है। फिर मुमकिन है कि सख्ती बरतनी पड़े तो उस पर भी बहुत सारी आपत्तियां हो जाएं, जो जायज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कर्फ्यू लगाया गया है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। चलिए, हमने मुंबई की बात कर ली, दिल्ली की बात कर ली, उत्तर प्रदेश की बात कर ली। अब हमें छत्तीसगढ़ का रुख कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रुख के लिए मैं बता दूं कि ये जो डेटा इस वक्त मैं शेयर करने जा रही हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 134 मौत हुई है। देश में हुई मौतों की 10% छत्तीसगढ़ में हुई है। 24 घंटे में 14,912 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 1,24,000 सक्रिय एक्टिव केसेस हैं। राजधानी रायपुर के हाल बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौत हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में 138 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में हो रही मौतों से 10% छत्तीसगढ़ में ही हो रही है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, ऐसा लग रहा है कि पिछले साल की तस्वीरें हम फिर से देख रहे हैं। लोगों के भीतर लॉकडाउन की आशंका बढ़ती हुई दिख रही है और इसी वजह से वो पलायन कर रहे हैं अपने अपने घरों की तरफ। जी, साफ तौर पर प्रीति आपको बताना चाहेंगे, ये जो भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने गांव जा रहे हैं शादियों के लिए या किसी और अन्य कार्यक्रमों के लिए, लेकिन कई जो मजदूर हैं उनका काम बंद होने की वजह से वो निकल रहे हैं। क्या करते थे मुंबई में, क्या कहना है? सिलाई करते थे। तो क्या अभी फिलहाल काम हम कुछ नहीं है, काम हम सब बंद हो गया है। काम बंद हो गया है। आप क्या करते हैं? मैं काम करता था आइसक्रीम को, बंद हो गया था। ये तस्वीरें कहने के लिए काफी हैं कि लोग जो हैं उनका व्यवसाय बंद हो गया है, काम बंद हो गया है, जिसकी वजह से वो पलायन कर रहे हैं, अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। हालांकि रेलवे ये दावा कर रही है कि कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी जिसमें से लोगों को भेजा गया था, लेकिन ये जो भीड़ है, जो आज की भीड़ है, वो लोग सामान्य गर्मियों की छुट्टियों में जो जाते हैं अपने गाँव की तरफ, वो लोग हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं हमने आपको बताई हैं वो यही हैं कि लोग काम बंद होने की वजह से अपने गांव की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, चलिए जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, जो दिल्ली का कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू जिसे कहा जा रहा है, उसमें लोगों की भागीदारी होने से कितना बड़ा असर होगा? क्योंकि कई लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि इस छोटे से आंशिक कर्फ्यू से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, लगातार सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जाए। वीकेंड कर्फ्यू इसी की शुरुआत है। देखिए, पिछले 24 घंटे में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। 19,000 से ज्यादा केस आए हैं, करीब 20% संक्रमण दर है दिल्ली का, और रिकॉर्ड मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। प्रीति, 141 मौत हुई है। तो कोशिश यही है कि जो लॉकडाउन है, वीकेंड कर्फ्यू सरकार कह रही है इसको, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अभी देखिए, जिस तरह से लगातार पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं, जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा कि कितना फर्क पड़ेगा। दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो बिल्कुल जो फर्क है वो दिखाई दे रहा है। वाहन दिल्ली की सड़कों पर नहीं है, बड़े बाजार बंद है। हमें इस वीकेंड के खत्म होने के बाद जरूर शेयर करना होगा ताकि पता चल पाए कि कितनी मदद हो रही है इस वीकेंड
वीकेंड कर्फ्यू से कोरोना लड़ाई में। इधर कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भोपाल और इंदौर समेत जबलपुर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। जबलपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लोगों ने अनूठा तरीका निकाला और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। नाटक में शामिल कलाकारों ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने और एक दूसरे से दूरी बनाने की अपील की।